अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असाइनमेंट और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है ये पाकिस्तान के चंद टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स में से एक इनका नाम शामिल किया जाता है। जिस वक्त ये 2004 में एंग्रो कॉर्पोरेशन में थे तो उस वक्त एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू था वो 13 बिलियन यानी 13 अरब था और 2011 में यानी इनके एंग्रो कॉर्पोरेशन से मुस्ताफी होने से एक साल पहले उसमें 100 अरब का इजाफा हुआ और तकरीबन 113 अरब से जायद हो गया। इन्होंने 2012 में इतनी ल्यूक्रेटिव पोजीशन से रिजाइन किया और इन्होंने सियासत के झुलसते हुए सहरा में कदम रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने ज्वाइन किया। इनके जो बिजनेस टाइकून होने की हैसियत से इनको 2010 में सितारा इम्तियाज भी दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब। कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है आपकी, कोई पॉलिटिकल सैक्रिफाइसेस नहीं है आपकी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है आपकी, फिर आपने क्यों रिस्क लिया सियासत को ज्वाइन करने का? सिर्फ एक वजह खास तौर पर, वो इमरान खान। काफी अरसे से खान साहब बात कर रहे थे और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्क में जरूरत है हमें कि सियासत के अंदर ऐसे लोग आए जिनको गवर्नेंस का तजुर्बा हो, जिनको जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखते हों और खास तौर पे वो काफी लंबे अरसे तक मुझसे बातचीत करते रहे। साथ मुल्क के हालात जो थे वो जाहिर है सबको नजर आ रहे थे। ये मुल्क उस सिलसिले में नहीं जा रहा था जिसमें हम सब देखना चाहते हैं। तो एक ये भी ख्याल था कि अगर सामने कश्ती डूब रही है तो कुछ करना चाहिए उसको बचाने के लिए। तो उन दोनों चीजों को अगर आप मिला दें तो असद उमर जो है वो पीटीआई में पहुंच गए। अभी उसमें कोशिश कर रहा हूं कि असद उमर साहब से ऐसे सवालात किए जाएं जो कि बिल्कुल वो घिसे पिटे सवालात नहीं है, यानी जो हमारी डे टू डे पॉलिटिक्स चल रही है उससे हट के। सोशल मीडिया पे तो लोग जानते हैं जो आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई पॉलिटिकल, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से वाकिफ नहीं है मैं उनके लिए पूछना चाहूंगा कि जब आपने जिंदगी की पहली जॉब की थी, यानी योर मेड इन जॉब, फर्स्ट जॉब, तो आपकी पहली तनख्वाह कितनी थी? अच्छा, मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पे जो मेरी पहली तनख्वाह लगी हुई है वो गलत है। वो एक्चुअली मेरी दूसरी तनख्वाह थी। पहली मेरी जो जॉब थी वो HSBC बैंक के अंदर थी और 3,200 रुपए मेरी तनख्वाह थी। उसके 7 माह के बाद मैंने जॉब बदली तो एक्सॉन जब ज्वाइन किया तो वहां पहली सैलरी मेरी जो थी 8,170 रुपए थी। वो सैलरी है जो सोशल मीडिया पे घूमती है कि स्टार्ट जो है 8,000। ये 80s में 1984 में मार्च में HSBC ज्वाइन किया, 3,200 रुपए तनख्वाह। जिस वक्त आपने 2012 अप्रैल में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और उससे पहले जहां पे आप काम कर रहे थे तो आपने लास्ट सैलरी कितनी विड्रॉ की थी? अच्छा, वो भी सोशल मीडिया पे गलत है। वहां पे वो 57 लाख का एक नंबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जिस दिन मेरी रिटायरमेंट अनाउंस हुई 2 दिन वो एक साल पहले की एनुअल रिपोर्ट आ गई, तकरीबन 70 लाख रुपए महीने। 7 मिलियन। इतनी तनख्वाहें पाकिस्तान में मिलती हैं? कम लोगों को मिलती है, बहुत प्राइवेट सेक्टर मुट्ठी भर लोग हैं जिनको मिलती है, लेकिन मिलती है। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान उनके साहबजादे सियासत में है, जनरल अयूब उनकी फैमिली सियासत में है, जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे सियासत में है और अब जनरल उमर के साहबजादे भी सियासत में है। आप पीटीआई में और आपके भाई PMLN में। जो रिटायर्ड जर्नल हैं उनके फैमिलीज को या उनके डिसेंडेंट्स को या उनके बच्चों को क्या कोई खास प्लेटफॉर्म मिलता है, क्या कोई खास सपोर्ट मिलती है कि वो कोई ऐसा पोडियम मुहैया किया जाता है कि वो सियासत में बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं? लेकिन दूसरे जिनसे जितनों की भी आपने मिसाल दी ना, वो सियासत में आ गए थे उनके वालिद के करियर खत्म होने के फौरन बाद और उनकी जो शनाख्त भी बनी वो उनकी शनाख्त बनी उनके वालिद सियासत के अंदर। ज़ियाउल हक को, एजाजुल हक साहब को अगर कोई वोट पड़ा तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक ग्रुप, तो वो तो उनकी डायरेक्ट एसोसिएशन थी। मेरे वालिद साहब रिटायर हुए 1971 में, मैं सियासत में आया 2012 में। सो इसके दरमियान 41 साल का फर्क है। तो जाहिर है मेरे वालिद साहब के फौजी होने का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरे सियासत में होने से। ये तो एक जस्ट कोइंसिडेंस है कि मेरे वालिद साहब फौज में थे। हबूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो सामने आई उस रिपोर्ट में 6 जर्नैलों को पाकिस्तान टूटने का जिम्मेदार ठहराया गया, जिनमें अख्तर अब्दुल रहमान साहब के साथ आपके वालिद साहब का नाम भी था। सो कभी आपके वालिद से आपकी बात हुई हो? क्या उन्होंने कभी कन्फेस किया कि वाकई कुछ ऐसा हुआ था मेरे एंड से, या अगर उनसे ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उनके पास अपने डिफेंस के लिए क्या था? हबूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी हुई है। जाहिर है मेरा उससे गहरा इंटरेस्ट है उस रिपोर्ट के अंदर। उस रिपोर्ट के अंदर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें 1971 के वाकयात में मेरे वालिद साहब का कोई जिक्र तक नहीं है। सिर्फ उस हबूदुर रहमान कमीशन के अंदर जो मेरे वालिद साहब के ऊपर जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली है अयूब खान के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई और याया खान जो पावर में है उस ट्रांजिशन ऑफ पावर के ऊपर दिया हुआ है। आपको पता है मेरे वालिद साहब का जो रोल था वो रोल जो है वो कंप्लीटली मुसद्दर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में थे। वो तो सर्विंग जो आर्मी की जो
क्या मैं अल्फाज, यूनिफॉर्म जो पार्ट ऑफ द आर्मी है उसके अंदर उस वक्त शामिल भी नहीं थे। 1971 के अंदर जो फैसले हुए या वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ के देखें, आपने वो किताब तो नहीं पढ़ी महमूद रहमान कमीशन पे जो कंपाइल होकर एक बुक के फॉर्म में सामने आई? नहीं, मैं तो जो रिपोर्ट की कॉपी उसकी बात, जो इंडिया ने शायद रिलीज, जो इंडिया ने, हम तो रिलीज नहीं कर सके वो। ये देखे ना, कमाल है। और ये आपको होता है, मेरे वाले साहब हमेशा वो सारी जिंदगी बोलते रहे महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिश भी होनी चाहिए, और अब जो उन्होंने कहा है कि ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए, और पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। अगर जनरल उमर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो याया खान ने एक एफिडेविट दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, जनरल उमर क्यों नहीं उसका हिस्सा बने? याया खान ने तो कह दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ये सब कुछ भुट्टो ने किया हुआ। मैं वही तो आपको बता रहा था ना कि जो अगर आप उसको गौर से पढ़े तो उसमें 1971 के वाकयात के तो इल्जाम ही नहीं है मेरे वाले साहब के ऊपर। वो महमूद रहमान कमीशन के अंदर शामिल जरूर है, बट वो ट्रांजिशन ऑफ पावर है अयूब खान से याया खान की, जिसके ऊपर उनका नाम आया। जो 71 के इवेंट्स हैं उसमें तो महमूद रहमान कमीशन में नाम ही नहीं है मेरे वाले साहब का, तो उस एफिडेविट में उनका शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा ये कहते थे जब तक हयात थे कि पब्लिक भी होनी चाहिए महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, और पब्लिक ट्रायल भी होना चाहिए, ताकि सच निकल के सामने आ जाए। कई लोग ये यकीन, जिस तरह आपने कहा याया खान कहते हैं भुट्टो साहब रिस्पॉन्सिबल दिया था, और कई लोग कहते हैं, बहुत लोग पाकिस्तान है जो इस बात पे यकीन रखते हैं, बहुत लोग ये यकीन रखते हैं याया खान जिम्मेदार थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि इज्तिमाई जिम्मेदारी थी और इसमें एक से ज्यादा लोग जिम्मेदार थे। अगर पब्लिक ट्रायल होता प्रॉपरली उसका, तो ये सारी चीजें सामने खुल के सामने आ जाती ना। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपके भाई जुबैर साहब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं इसी तरह से दूं जहां पे फर्स्ट ब्लड रिलेशन जो है मुख्तलिफ पार्टीज में है, तो परवेज मलिक साहब PMLN में है, उनकी हमशीरा पीपल्स पार्टी में है, तारिक बशीर चीमा भावलपुर से वो कॉफ लीग में है, उनके भाई PMLN में है, फखर इमाम साहब वो PMLN में है, उनकी बेटी सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सो एक इंप्रेशन ये है पाकिस्तानी कौम के अंदर कि हमारे यहाँ जो अशराफिया है या जो बड़े जो सियासी घराने हैं, उन्होंने अपने फैमिलीज को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में भर्ती करवा लिया, एक पीपल्स पार्टी में, एक नून लीग में, एक कॉफ लीग में, और अब PTI आ गई तो लोग PTI में। सो इसी में से किसी ने हुकूमत में आना है, पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो PMLN होगी। सो कोई ना कोई भाई हमारा जो है वो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में या वो इन पार रहेगा, और है भी ऐसा पाकिस्तान ऐसा हो रहा है। और पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है। और जैसे आपने कहा, थोड़ा सा जो एक दो चीजों का फर्क ज़हन में रख लें कि आपने कहा सियासी फैमिली, या तो सियासी फैमिली कोई नहीं, कभी आज तक कोई सियासत में गया ही नहीं था, पूरे खानदान में किसी ने सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। ये मैं पहला इंसान था पूरे खानदान के अंदर जिसने सियासत में आया, वो मैं कैसे सियासत में आया वो भी आपने सुन लिया, और क्या मैं छोड़ के आया वो भी आपने बता दिया। जब फैमिली के अंदर कंसल्टेशन की, हमने लोगों से मशवरा किया, तो मुख्तलिफ राय थी फैमिली के अंदर। कुछ लोग बोलते थे कि हाँ करना चाहिए, मुल्क को जरूरत है और तुम कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ लोग इसके खिलाफ थे। जो सबसे ज्यादा खिलाफ थे वो भाई थे जिन्होंने, अब मुस्लिम लीग, उस वक्त तो मुस्लिम लीग उनमें नहीं थे, वो सबसे ज्यादा खिलाफ थे। उन्होंने मुझे इतनी लंबी ईमेल भेजी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इतनी मेहनत करके इतनी डिटेल ईमेल भेजी है। मैंने उनसे इत्तेफाक नहीं किया और मैंने अपना फैसला कर लिया। उसके 3 महीने के बाद पता चला वो मुस्लिम लीग नून में चले गए, और उसकी पूरी खानदान कहानी जो है वो कैसे गए मुस्लिम लीग नून में, वो मेरे दूसरे भाई हैं, मतलब हमारे एक तीसरे भाई हैं, उन्होंने मुझे सुनाई। सिर्फ मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि मेरी बिकॉज ये मुझे ट्विटर पे भी बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसा, इसका मेयार बहुत सिंपल। अगर आपको कहीं नजर आए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई फैसला ऐसा हो जिससे असद उमर को 1 रुपए का फायदा, 1 रुपए का फायदा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है पे प्रूव करना कि मेरे भाई के होने की वजह से नहीं, अगर 1 रुपए का फायदा हो। लेकिन अगर 1 रुपए का भी असद उमर को फायदा नहीं, आपको पता है मैं सिर्फ नौकरी नहीं छोड़ के आया था, मैंने तमाम बोर्ड पोजीशंस, मैं स्टेट बैंक, जेनको होल्डिंग कंपनी, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े बोर्ड, वो GDC के बोर्ड से पहले हट चुका था, लेकिन उस वक्त जब मैंने रिजाइन किया है तो मैं बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन के बोर्ड में था, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड के ऊपर था मैं। कुल मिला के वो 13 या 14 बोर्ड्स थे, कुछ में चेयरमैन था, कुछ में मैं डायरेक्टर था, तमाम से रिजाइन कर दिया। मेरे पास जो शेयर थे मैंने वो बेच दिए। शेयर 2 मिलियन शेयर थे शायद, 2.9 मिलियन ऐसे कुछ शेयर थे, एंग्रो के शेयर। क्यों बेच दिए? मैं सियासत में जा रहा हूं, मेरा काम है पॉलिसी डेवलप करना। ये मैं कैसे फैसला करूंगा कि ये जो पॉलिसी मैं मुरतब करके इस वक्त पार्टी को मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि अडॉप्ट करे, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल में मुल्क के लिए बेहतर है, या मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे शेयर इससे बेहतर होंगे। तो मैं तो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट किस्म का इंसान। एक शख्स ये मेरा चैलेंज है जो सब टीवी पे देख रहे हैं, मेरा चैलेंज है सबको। अगर कोई जाके ये मुझे बता दे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से 1 रुपए का असद उमर को कोई फायदा हो रहा है, तो फिर वाकई में गिल्टी हूं कि यार ये देखो भाई पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने भाई को अकोमोडेट किया, यानी आपके तीसरे भाई को।
वो पीसी के प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड पे थे पहले से, और एक मीटिंग उन्होंने अटेंड की थी जिसमें जुबैर भाई जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड पे थे, और उस मीटिंग के उन्होंने रिजाइन कर दिया था, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड पे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जुबैर भाई के दामाद जो है जुबैर भाई जवाब देंगे। 7 मिलियन आप सैलरी ले रहे थे, हेल ऑफ द अमाउंट। मतलब शायद इस मुल्क में ऐसे कई खानदान होंगे ऐसे कि जिनकी शायद 5 नस्लें भी अपनी जिंदगी में 70 लाख रुपए ना कर जो एक महीने में बना ले ना कर पाए। आप वो छोड़ के, गाड़ी छोड़ के, दफ्तर छोड़ के, स्टाफ छोड़ के, इतनी वीवीआईपी जॉब छोड़ के आप सियासत में आ गए। क्या आपको नजर यहाँ पे क्या आया? मुझे मैं समझ नहीं पाया। हाँ, ये देखो बड़ी मजेदार कहानी है। उसके लिए जो आप जिस तरह पहले मुझे पूछ रहे थे ना बचपन के, जरा सा आपको मेरे बचपन में जाना पड़ेगा। जैसे आपने बताया अभी मेरे वाले साहब जनरल थे, सीनियर मोस्ट जनरल में से एक थे, ठीक है जी। उस वक्त फौज में जिस वक्त बहुत कम जनरल होते थे, अब तो बहुत जनरल होते हैं। तो जाहिर है वो एक जनरल का मुकाम, सुबह उठे आपने, वो मुझे जेलम में यहाँ करीब है, यहाँ से जेलम मुझे याद है, हम जेलम में रहते थे, तो सुबह बाहर निकले तो वो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हो रही थी, कौमी तराना बज रहा है, नेशनल एंथम, गॉड अटेंशन, वो सब शानो शौकत, राइट। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो हैं, हुकूमत बदलती है, भुट्टो साहब ने जेल में डाला, हाउस अरेस्ट, जेल, हाउस अरेस्ट, सुबह बदर कर दिया। उन्होंने कहा पंजाब में नहीं आप रह सकते, तो पिंडी से कराची चले गए। पिंडी से हमारा आधा खानदान, हमारे लाहौर में आधा खानदान पिंडी में, कराची में कोई, मेरी एक भाभी के वालिद साहब कराची गए थे, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा उमर भाई आप इधर आ जाए। सुबह बदर कर दिया था, किधर वहां चले गए हम लोग। वालिद वॉक करके धोराजी जाते थे, वहां से 10B की बस पकड़ते थे और चले जाते थे बहादराबाद। मैंने कभी एक दफा उनसे ये आवाज नहीं सुनी, इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, मेरे साथ ज्यादती हुई। कभी बैठ के उन्होंने एक दफा भुट्टो साहब के बारे में कंप्लेन किया कि उसने मेरे साथ किया, एक दफा नहीं। तो मैंने देखा उनको सब कुछ क्यों था ये, क्योंकि एक नजरियाती सोच रख के कायद आजम के साथ एसोसिएट थे, स्टूडेंट असिस्टेंट थे कायद आजम के, मेरे घर पे आए तो कभी दिखाऊं मैं आपको तस्वीर। उस नजरिए के तहत पाकिस्तान आए थे, कप्तान थे फौज के अंदर, अल्लाह ताला ने शान शौकत दे दी, जनरल बन गए। तो मेरा बचपन जो है, अब आप सोचे, मैंने बचपन में ये भी देखा हुआ है, मैंने एकदम से मिनी बस में ट्रैवल करना, वो D5 की मिनी बस कराची में सारा वक्त वहां ट्रैवल करते। अब मेट्रो बस पे क्या रहेंगे ना इंशाल्लाह, ये मेट्रो बस तो बड़ी शान शौकत वाली बस है ना, वो मिनी बस कराची में पढ़े, आपको मजा आ जाएगा मिनी बस में। 1 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ा, ठीक है जी, सरकारी कॉलेज से वहां पढ़ा। उसके बाद IB कराची, वो भी सरकारी था ना, वो भी सरकारी, सस्ती फीस। वहां से निकल के जब आए 3200 रुपए पे स्टार्ट की, गाड़ी कोई नहीं थी। फिर जब गाड़ी फाइनली खरीदी तो अम्मी से मैंने को 30-32 हजार रुपए अम्मी से उधार लिया, बाकी 30-32 मेरी थी। 65,700 रुपए की सुजुकी 800 मैंने खरीदी। मैं सुजुकी 800 में 4 साल रहा, मैं सुजुकी कल्टस चलाई, उसके बाद मैं टोयोटा करोला में गया, फिर मैं 17 साल BMW मर्सिडीज चलाता रहा। अब मैं उस BMW मर्सिडीज से वापस करोला में आ गया। सब मैंने तो बचपन में भी मिनी बस देखी हुई है यार मैंने तो सुजुकी 800 भी चलाई हुई है। तो जब आपने जिंदगी में सारे रंग देखे हुए ना, तो आपको एहसास होता है कि ये पैसा जरूरी है, इंसान को जिंदगी गुजारने के जरूरी होता है, लेकिन एक हद तक जरूरी है। उसके बाद सिर्फ इंसान की हिर्स है और कुछ चीज नहीं है। जिस तरह से मैंने पॉलिटिकल फैमिलीज की बात की, इसी तरह से एक और बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, यानी एक शख्स पॉलिटिशियन है और उसका भाई या बहन जो है वो ब्यूरोक्रेट है। मतलब आपकी पार्टी की सीनियर मेंबर है, उनके भाई पंजाब के अंदर प्रोविंशियल सेक्रेटरी। एक और आपके साथ बड़े सीनियर मेंबर हैं, उनके भाई पंजाब के अंदर पहले प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे, अब वो वफाक में चले गए और उनकी इंतहाई नोटोरियसली ट्यूट है। सो ये भी एक मुझे कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं कि इसमें भी कॉम्प्रोमाइज होता होगा। इसको मजबूरी तौर पे बोल देना कि हर केस में कॉम्प्रोमाइज होता है, जाहिर है ज्यादती होगी, बिकॉज इस मुल्क के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, जो वैल्यू सिस्टम के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो वो तो आपको स्पेसिफिक केस उठाना पड़ेगा। जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया, टीवी पे रिकॉर्डेड है, कोई भी चैलेंज कर सकता है कि सच बोल रहा हूं ये नहीं बोल रहा। जावेद हाशमी साहब की NA-48 की नशिस्त जो उन्होंने क्विट की, उसके ऊपर बाय इलेक्शन हुआ, आप वहां से कामयाब हुए। जावेद हाशमी साहब ने 70,000 वोट लिए थे, आपने शायद 48,000, 22,000 वोट आपने कम लिए। क्या यह टर्नआउट कम था या लोगों ने असद उमर को जावेद हाशमी पर तरजीह नहीं दी? दो इसमें बातें जरूर है। एक तो जावेद हाशमी बहुत बड़ा सियासी लीडर है, पाकिस्तान में बहुत कम इतने बड़े सियासी लीडर है। मुल्तान में रहते हुए इस्लामाबाद से जीते रहे, वो पूरे पाकिस्तान का लीडर है जावेद हाशमी। जो जावेद हाशमी और असद उमर का कोई मुकाबला नहीं, तो जरूर जावेद हाशमी को वोट पड़े होंगे जो असद उमर को वोट नहीं पड़े। चलिए, बड़ापन है कि आप उनको इतना ट्रिब्यूट पेश बड़े लीडर हैं हाशमी साहब। दूसरी बात जाहिर है ये भी है कि बाई इलेक्शंस में हमेशा वोटर टर्नआउट कम होता है, इस इलेक्शन के अंदर भी कम था। तो मेरे ख्याल में दोनों वजूहात थी उसके। जब आप एंग्रो कॉर्पोरेशन के CEO थे तो आपकी कंपनी को शायद कुछ 3.25 अरब रुपए का कुछ फाइन हुआ था, उसमें कुछ होल्डिंग हुई थी और शायद 86% प्राइसेस बढ़ गई थी। एक तनकीद आप पर की जा सकती है कि अगर आप अपनी कंपनी के नफे की खातिर खामोश रहे और आपने होल्डिंग होने दी,
सो अगर आज आपको कोई ओहदा मिलेगा तो आप अपने ओहदे को नफा पहुंचाने की खातिर खामोश रहेंगे और आपकी नाक तले बहुत कुछ गलत होता रहेगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के। ये जो है इधर उधर से सरगोशियां सुनते रहते हैं, कुछ टीवी पे पूछता नहीं है, तो ये बड़ी खुशी हुई कि आपने सवाल पूछा। ये फाइन मेरे सीईओ होते हुए नहीं हुआ था, ये फाइन हुआ था कंपनी को जब मैं सीईओ से हट गया था। अब आप सुने कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्वेरी भेजती है हमारे पास, हम उसका बैठ के उसी माह में तफसीली जवाब दे देते हैं। उस जवाब के बाद खामोशी, पूरा 2011 गुजर गया, 2012 आ गया, पहले 4 माह गुजर गए। 18 अप्रैल को अनाउंसमेंट होती है, 11 मई को असद उमर जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं। उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसी जो क्वेरी थी जिसका जवाब उससे 17 माह पहले दिया हुआ था कंपटीशन कमीशन पास में, उसके ऊपर हरजाना आयद हो जाता है बगैर कोई एडिशनल सवाल किए हुए। तो पहले तो जरा ये टाइमिंग याद रखिए कि ये क्या हो रहा है। दूसरी, वो होर्डिंग के ऊपर नहीं था, प्राइस इंक्रीज हुई थी। क्यों हुई थी प्राइस इंक्रीज? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा और आखिरी दफा, ना उससे पहले कभी हुआ है ना उसके बाद कभी हुआ है, गैस जो है किसी भी मंसूबे को वो ऑक्शन के तहत दी गई। बिड हुई, एंग्रो को बिडिंग के थ्रू ऑक्शन मिला, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रिलीज करती कॉन्ट्रैक्ट। अब $1 अरब की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। हुकूमत जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गई, वो कहते जी हम तो आपको गैस नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी था ना आपकी कंपनी का? सर वो खैर मैं नहीं उसमें पढ़ूंगा कि क्या क्यों हो रहा था, ये मैं नहीं जाऊंगा। चले क्यों हो रहा था आप सब समझते हैं, गैस की शॉर्टेज में हो क्या रहा था, ठीक है ना, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर कंपनी ने ये फैसला किया, क्योंकि जो बरामदी कीमत होती है यूरिया की वो तकरीबन 3000 रुपए थी, हम 1200 रुपए क्या 1100 रुपए के ऊपर बेचते थे। तो हमने कहा जितना नुकसान हुकूमत करवा रही है ये गैस ना देके वो हम नुकसान कीमत बढ़ा के लेंगे। ये जो प्राइस इंक्रीज का था वो प्राइस इंक्रीज के ऊपर उन्होंने ये केस किया था। तो ये पूरा बैकग्राउंड है उसका। और क्लैरिटी और ये किया उन्होंने एक कमर्शियल इदारे के साथ। बड़े अफसोस की बात है इस मुल्क में सियासत कैसे होती है। जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो आपने एक कमेटी को ज्वाइन किया पीटीआई की, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम कर रही थी और इकोनॉमिक प्रपोजल बना के आपने पेश करना था पाकिस्तान को किस तरह से इक्तिसादी बुहरान से निकाला जा सकता है। मुझे काइंडली ये बताएं कि क्या वो इकोनॉमिक पॉलिसीज या वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए थी इलेक्शन के दौरान, और अगर नहीं थी तो क्या वो केपीके के अंदर उनके ऊपर काम शुरू हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो हमारी टोटल मईशत की पॉलिसीज थी उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने उसके अंदर काम किया। 3-4 पॉलिसीज के ऊपर मैंने ज्यादा काम किया। जो अभी हमारा बजट आने वाला है, अगर आपको याद हो कि पहला बजट जो केपीके हुकूमत के पास से आया था वो बजट जो है वो हुकूमत में आने के शायद 7 या 8 दिन के बाद बजट पेश किया था। तो वो बजट जो है वो तरीके इंसाफ का ऐसा जिसमें कुछ थोड़ी सी झलक तो थी, लेकिन मजमूई तौर पे हमारा बजट थी। वो जवाब वैसे मियां साहब के पास भी है। मियां साहब के पास भी ये जवाब है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे उन्होंने खुद फैसला किया कि वो जल्दी बजट अनाउंस करना चाहते, थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकते, बट दैट्स ओके, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। इस दफा जब बजट आ रहा था मैंने 2 माह पहले इमरान खान साहब से कहा, मैंने कहा खान साहब हम ये जितनी हमने मेहनत से पॉलिसी बनाई पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी डिटेल पॉलिसी नहीं बनी थी, ठीक है, ये हम लेके अवाम के पास गए थे। अगर ये बजट अब अनाउंस करते हैं और उसके अंदर ये पॉलिसीज नजर नहीं आती हैं तो जो लोगों में एक एतमाद है इमरान खान के ऊपर, ऑलमोस्ट अंधा एतमाद है, जो सियासी तौर पर इमरान खान की मुखालफत भी करता है, वो कहता है यार आदमी बात सच्चा है, वो ये कह सकते हैं इसकी जो राय है वो गलत हो सकता है, इसी से खिलाफ है, राय गलत है, लेकिन सच्चा आदमी है वो जो सबसे बड़ा सरमाया है तरीके इंसाफ का, उसको नहीं मिलने दे सकते। तो आप इसीलिए फिर उन्होंने मुझसे खुद कहा कि तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उसका हेल्प करो केपी की गवर्नमेंट को। मैं खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं उसके अंदर। इंशाल्लाह ताला जब आप बजट देखेंगे और हम खुद आपको इसी तरीके से पेश करेंगे कि देखें हमारे बुनियादी खदोखाल के आते मईशत के जो सूबाई इख्तियार में आते हैं, सारे मईशत की कई चीजें जो है वफाकी इख्तियार में होती हैं, जो सूबाई इख्तियार में आते हैं, ये हमने मंशूर में कहा था और ये हमने बजट पेश किया। हमारे यहाँ जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो शायद 9% है या 10%। हम आज भी पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुल्क को चला रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट टैक्सेस की रेशियो ज्यादा होनी चाहिए थी प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली। सो आपको लगता है कि इस बजट जो भी पेश किया वफाकी 2014-2015 इसके अंदर कुछ टैक्स रिफॉर्म से काम किया इसाक डार साहब ने? बहुत आपने अहम नुकता उठाया है। आज से वो 2 या 3 माह पहले मैं एक रेजोल्यूशन लेके गया नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें मैंने ये लिखा कि जनाब आपका आइन जो है, अगर आप आर्टिकल 3 पढ़े आइन का, उसमें ये वो आइन का आर्टिकल ये कहता है कि हर शख्स से उतना लिया जाएगा जितनी उसकी इस्तिताअत है, उस पर मबनी लिया जाएगा।
तो ये जो 3/4 हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफवर्जी है। जीएसटी 17% सबके ऊपर बराबर। अच्छा, वो जो है पिछले साल बाई दी में ये तो मैं समझ में आती थी कि कोई अपनी पेशरफ्त ना कर सके उस तरफ के जो वो कहते थे इलेक्शन कैंपेन में, कम से कम उससे दूसरी सिमत तो नहीं जाना चाहिए था ना। पीएमएलएन ने भी ये कमिट किया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम करेंगे और जीएसटी बढ़ा के 17% कर दिया। एनीवे, तो वो रेजोल्यूशन में लेके गया था, वो यूनानिमसली पास हुई कि इनडायरेक्ट रेजोल्यूशन जो टैक्सेशन है कम करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन की कमी नजर नहीं आई है। पूरी दुनिया में असद उमर साहब एक कानून है कि एवरी इनकम इज टैक्सेबल। आप जो कमा रहे हैं, जहां से कमा रहे हैं, यू आर लायबल टू पे टैक्स टू द स्टेट। पाकिस्तान में एक अजीब कानून है, डॉक्टर शाम को कितने मरीज चेक कर रहा है कोई हिसाब नहीं है, वकील अपने क्लाइंट से कितनी फीस ले रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है, हमारे बड़े बड़े गुलकार जो हैं वो कॉन्सर्ट्स में 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं एक एक रात का, कोई हिसाब नहीं। हिसाब भाई दी इन सब चीजों का है, डॉक्टर को भी पता मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, जो उसके पास हिसाब जो उसको फीस दे रहा है उसको भी पता है, लॉयर को भी पता है, सबको पता है। रियासत मफलूज नजर आती है। क्यों मफलूज नजर आती है? क्योंकि जाती मफाद है। जब आप खुद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, तो आप क्या खाक टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे? आपको पता है दूसरा जो मैंने टैक्स का काम जो किया था असेंबली के अंदर, मैं करारदाद लेके चला गया कि तमाम एमएनएस का खुसूसी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नेशनल असेंबली के पास ये इख्तियार हासिल है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी टैक्स लागू किया जाए। तो मैं जो 19 करोड़ पाकिस्तानियों पर टैक्स लगा रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं कौम के सामने ये बोल सकूं कि हाँ मैंने अपने हिस्से का टैक्स अदा किया है। क्यों मरवाना चाहते हैं आप एमएनएस को? वो तो आप या तो फिर उनको रखवा दे सब। मैं अब ये नहीं बताऊंगा, मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बताऊंगा कि किन किन लोगों ने उदमा ने मुझे मशवरा दिया क्या कर रहे हो तुम, सबको अपने खिलाफ क्यों करना चाहते हो। उसमें हमें पार्टी के लोग शामिल है? नहीं, हमारी पार्टी में किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की। स्पेशल क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने चैंपियन किया पार्टी के अंदर भी इस काम को, वो इमरान खान है, लेकिन मुखालफत पार्टी में किसी ने भी नहीं की। जहांगीर तरीन इसके बहुत बड़े सपोर्टर है। तो पहले भी टैक्स के बारे में बिल्कुल उनकी रेप्यूट है, उन्होंने असेंबली के अंदर भी खड़े होकर इस पे काम किया। देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, 30 लाख से ज्यादा लोगों की एफबीआर ने डेटाबेस बनाया कि यार ये टैक्स चोर हैं। पिछले साल जब हमने शोर किया तो असेंबली के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी हमने पता नहीं कितने हजारों को खत लिख दिए हैं, आपने भी सुना होगा, और हम बड़ी जबरदस्त, पता है पूरे साल में कितनी ड्राइव। वो टैक्स चोर जो मेरे आदाद शुमार पे ना जाए, शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन कैंपेन उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं 500 से 600 अरब रुपए की चोरी हो रही है पूरे साल में। इन तमाम 30 लाख लोगों से 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया, मतलब मजाक की इंतहा होती है। जो रेजोल्यूशन हम लेके गए, कॉल अटेंशन हम लेके गए असेंबली के अंदर, उस पर जवाब दिया इसहाक डार साहब ने कि 200 अरब डॉलर यानी 20,000 अरब रुपया पाकिस्तानियों का जो उनका जायज पैसा। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। इसी तरीके से कालाबाग डैम की जो मुखालफत जो करते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ सियासत अपनी चमकाने वाले नहीं है, बहुत से वेल मीनिंग लोग। किसने करना है ये काम? अगर चारों सूबे के अंदर ये बातचीत होनी है, कॉम्प्रोमाइज होना है, इसका तरीका क्या होगा? चले इसकी जरा से बात कर लें। अगर वफाक ये काम करना चाहती है, चारों सूबे के नुमाइंदों को बुलाए, साथ बैठे, सीसीआई इज द राइट फोरम, और वहां पर एक केस लेकर जाए कि क्या तहफुजात हैं किस सूबे को, उन तहफुजात को किस तरीके से आप उनकी दिलजोई कर सकते हैं, उनके मसले को हल किया जा सकता है। और जब वहां पे कंसेंसस क्रिएट हो, ये कोई सूबा नहीं कर सकता, ये कायम अली शाह नहीं कर सकते, ये परवेज खटक नहीं कर सकते, ये शहबाज शरीफ नहीं कर सकते, ये काम मियां नवाज शरीफ का है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। लीडरशिप असद उमर साहब यही है कि इमरान खान साहब इस वक्त स्टैंड लें, मतलब इस वक्त 3rd लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असेंबली में आपकी, पंजाब के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, केपीके के अंदर आपकी हुकूमत है, सिंध के अंदर भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है माशाल्लाह। सो एटलीस्ट इमरान खान साहब नेशनल असेंबली में लेकर आए रेजोल्यूशन कालाबाग डैम के हक में। अगर पीएमएलएन मुखालफत करती है तो कौम को पता चल जाएगा कि कालाबाग डैम का हिमायती कौन और मुखालिफ कौन। मैं आपको फिर ये कहूंगा, इस सवाल के अंदर जो पोशीदा है वो एक आपकी जहन की राय है। आपने फैसला कर दिया कि कालाबाग डैम जैसे प्रोजेक्ट वो बना है वो मुल्क के लिए बेहतर है, और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मैं इस सिलसिले में सारे पाकिस्तान के तकरीबन एक्सपर्ट के साथ बात कर चुका हूं। मैं आपसे फिर वही कहूंगा, इस पर राय बटी हुई है। मैं आपके सामने बहुत अच्छे एक्सपर्ट 30-30, 40-40 साल जिन्होंने काम किया है उनको लाके बिठा सकता हूं, जो जिनके ख्याल में कालाबाग डैम एक अच्छी चीज नहीं है। तो आपने जो करना है, अगर आपको कोई कामयाबी का इसमें चांस है, तो वो ये नहीं हो सकता कि एक जो फरीक है उसमें ये फैसला करे कि कालाबाग डैम तो बनना चाहिए। अब आप सब आओ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनना चाहिए, या चले यार आप कैसे नहीं। आपको चाहिए कि वफाक
बिल्कुल न्यूट्रल होके वो कहे कि मुल्क के अंदर दो राय हैं, इस वक्त 3 सूबे मुल्क की एक बात कर रहे हैं और एक सूबा एक बात कर रहा है। मैं वफाक हूं, मैं किसी के साथी नहीं बनूंगा, मैं फरीक नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ एक रेफरी का रोल अदा करने के लिए तैयार हूं, एक सालिस का रोल अदा करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल खुलूस नीयत के साथ, बगैर ये फैसला किए कि क्या वो 3 सूबे दुरुस्त हैं या ये एक सूबा दुरुस्त है। आए साथ बैठे, क्या इस किस्म की अगर काविश की गई तो खुलूस नीयत के साथ एक कौमी फायदे के फैसले के लिए पहुंचने को तैयार होगी? क्या तरीके इंसाफ इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार होगी? बिल्कुल होगी। केपीके की गवर्नेंस पे अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी इस बात पे बिलीव करती है कि जितने छोटे यूनिट्स होंगे उतनी अच्छी गवर्नेंस होगी, जितने बड़े यूनिट्स होंगे उतनी बुरी गवर्नेंस होगी। 100%। इसी तरह से है, 100%। अल्लाह ने आपका भरम रख लिया, आपको छोटा सा यूनिट दे दिया केपीके, सही। अब ये रहा घोड़ा और ये रहा मैदान, दौड़ा लें। सही। अच्छा, पहली तो मैं बोल दूं कि हमें तो ये भी पूरा घोड़ा नहीं चाहिए, हमें ये भी पूरा घोड़ा नहीं चाहिए। हमारे ख्याल में केपीके जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। तो हमने तो वहां पे कानून ये बनाया कि लोकल हुकूमत का निजाम लेके आया जाए जिसमें गांव की सतह तक इख्तियारात जो है वो किए जाए, और उस सारा काम करके हल्का बंदियां करने के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि जनाब 30 अप्रैल से पहले आप इलेक्शन करा दें यहाँ पे। उसके बाद आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पंजाब और सिंध के लिए आई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये हम एक साथ ही सारा काम करेंगे तीनों सूबों के अंदर। तो पहली बात तो एक ये रख दें हमारे कि हम पहले भी कमिटेड थे, आज भी कमिटेड है कि डिवॉल्व होनी चाहिए। साल गुजर गया वैसे सर, हमारे इख्तियार में नहीं है ना, हमने जो काम करना था, कानून बनाना था, बना दिया, हल्का बंदियां करनी थी, कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम करने थे, कर दिए। ये करने के बाद कानून इख्तियार ये देता है इलेक्शन कमीशन को, हमने लिख के उनको दे दिया कि आप करा दें इलेक्शन, तारीख भी दे दी 30 अप्रैल से पहले करा दें। तो हम तो पूरा जो हमारे इख्तियार में था सारा काम कर चुके हैं। 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बांटते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी सूबे की अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। सबसे पहला काम जो बुनियाद बनती है वो बनती है कानून। क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने पहले 1 साल में ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसको हम कह सकते हैं कि दूसरे सूबों से बेहतर है? तो मैं टीवी पे पहले भी चैलेंज कर चुका हूं, मुझे बता दीजिए कौन सी हुकूमत है जिसने 28 कवानीन पाथ ब्रेकिंग है इसमें ज़्यादा। राइट टू सर्विस लॉ पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं देखा गया। राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ जिसको वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूट ने कहा दुनिया का बेहतरीन राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ। लोकल गवर्नमेंट का कानून जिसमें इख्तियारात निचली सतह पर ऐसे दिए गए जो पाकिस्तान में आज तक कभी पहले नहीं हुए थे। एहतसाब कमीशन इतना आजाद जैसा आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ था। साहब ये रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा पूरे पाकिस्तान में? फेलियर कहां पे हो रहा है पीटीआई का? ये तो लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि पीटीआई ने किया क्या है, किया क्या है। मैं कहानी पूरी कर दूं फिर मैं आपको इस बहुत वैलिड सवाल है आपका, इस पे भी आता है। लोगों की जिंदगी को जो रोजमर्रा इफेक्ट है, हर चीज तो कानून ये से बड़ी दूर रस तो नताइज इसी से आते हैं, लेकिन डे टू डे क्या हुआ? आप जो हमारे एंकर्स मुख्तलिफ जाते हैं उनको सुन लीजिए। आपको जानते होंगे, कभी आप अगर गए केपीके जरा जाके तो ग्रास रूट पे लोग सड़क पे पूछें तो उनके ख्याल में पटवार बेहतर हुआ, थाना बेहतर हुआ, स्कूल बेहतर हुआ, अस्पताल बेहतर हुआ। ओवरवेलमिंग फीडबैक आ रही है और वो बाय इलेक्शन के रिजल्ट्स में आपको नजर आ रहा है। ऐसी ऐसी जगह लकी मरवत, सैफुल्लाह का गढ़, वहां पर बाय इलेक्शन पीटीआई जीत रही है। मौलाना की 1 नहीं 2 छोड़ी हुई सीटें पीटीआई 45 में पीटीआई हार रही है। जो सीट कभी आज तक हारी नहीं मुस्लिम लीग ने, आज तक कभी वो सीट नहीं हारी। वही सीट जो उन्होंने हमेशा जीती है दोबारा जीत ली, जनरल इलेक्शन में भी जीती थी। लेकिन पिंडी भटिया साहब जीत गया, तो आपने भी वही तो मैं आपको बता रहा था कि हमने कोई अपनी सीट प्रोविंशियल असेंबली की कोई सीट ऐसी जो जीती हुई है वो हमने हारी नहीं। बाय इक्वेशन बराबर आ रही है और बाकी जो है उनमें काफी हमने जीती हैं। जो हमारी हारी हुई थी सीटें नेशनल इलेक्शन के अंदर वो सूबाई की गेम ज्यादा की है, नहीं कि आप गेम ज्यादा, मच बेटर, मच मोर। होना तो ये चाहिए कि 2018 में जिस वक्त इलेक्शन हो तो खैबर पख्तूनख्वा एक स्टेट ऑफ द आर्ट आइडियल सूबा बन चुका हो। दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, रिसर्चर्स खैबर पख्तूनख्वा आए और स्टडी करें, थीसिस लिखें, रिसर्च करें कि ये मॉडल किस तरह का मॉडल है। जिस तरह से मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड के लिए इकोनॉमिस्ट ने टाइगर इकोनॉमिस्ट की टर्म इजाद की थी। बात तो तब बनेगी ना कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की इस 5 साल गवर्नेंस के ऊपर इकोनॉमिस्ट दुनिया के मजबूर हो जाए कि हमने इसके लिए एक नई टर्म इजाद कर दी। बिल्कुल नस्बुलैन होना ही ऐसा चाहिए। जब तक आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे ना तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। और खौफ की बुनियाद के ऊपर अगर आप फैसले करेंगे ना कि नहीं अगर हमने इतना बड़ा काम करने की कोशिश की तो उसमें हमारे फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो कभी भी आप बड़ा काम नहीं करते। तो बिल्कुल मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूं। मैं एक काम जो खान साहब के साथ मेरी 2-3 दफा बात हो चुकी है,
हमें एक बड़ी जरूरी जो एक काम करना है ना, वो ये है कि हमें ये एक तस्वीर देनी चाहिए 2018 खैबर पख्तूनख्वा होगा क्या। उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपको सबको नजर आ जाएगा सिमत क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे जहन में बहुत सारी चीजें हैं, हमारी फाइल्स के अंदर रखा हुआ है, सेशंस के अंदर, प्लानिंग सेशन में होता है, अवाम को नहीं पता कि जा किस सिम में जा रहे हैं। दूसरी, जब आप वो कश्तियां जला देते हैं ना, जिस वक्त आप सबके सामने रख देते हैं, तो फिर ही बड़ा काम होता है। तो मैं बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है और मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। आपने मईशत की बात की, सिर्फ मईशत नहीं, माशरा बदलना है यार। थाना, कचहरी, पटवार, ये जो गरीब आदमी, आपको और मेरा जिंदगी में इनसे वास्ता नहीं पड़ता, बट हम आदमी की जिंदगी इनसे बिल्कुल। मेरे ख्याल में जब तक ये सीएसएस क्लास, जब तक इनके गरूर, इनके तकब्बुर को आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक इनकी गर्दन में जो सरिया है, जब तक आप इसको नहीं तोड़ेंगे, जब तक ये ब्रोकरेट्स को तीथलेस नहीं करेंगे असद साहब, आप 5000 साल भी पाकिस्तान के ऊपर लगा देंगे, ये मुल्क ना तरक्की कर सकेगा और ना इसके उस कॉमन मैन की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको कभी इंसाफ दिया, कभी उसको उसकी जिंदगी में रिलीफ मिल सकेगा। आपने जो बातें की इसके अंदर आधी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आधी बात बड़ी खतरे से भरी हुई है। देखें, अगर आप हुकूमत का निज़ाम चलाना चाहते हैं, अगर आप सर्विस डिलीवरी चाहते हैं, अगर आप गवर्नेंस चाहते हैं जो अवाम की ज़रूरत पूरी करे, तो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए, राइट। अगर आपने उस मशीनरी को टूथलेस कर दिया तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो मशीनरी उसी कौम को ग्राइंड करना शुरू कर देगी, क्यों करती है ग्राइंड? ये इस पे आए ना, करती है ग्राइंड, इसमें कोई शक नहीं। क्यों करती है? जब मैं इस निजाम के ऊपर बैठा हुआ हूं और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस मशीनरी को अपनी जात के मुफाद के लिए, जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं किसके खिलाफ पर्चा कटवाना है, किसके खिलाफ नहीं कटवाना, कौन सी सड़क मेरे घर पे आती है तो बनेगी और जो दूसरे गांव में जाती है वो नहीं बनेगी, किसको किधर नौकरी दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, तो वो फिर पूरा निजाम जो है नीचे तक वो उसको अपनी जात के लिए इस्तेमाल करता है और नीचे जो 19 करोड़ जो लोग हैं वो उसकी कीमत अदा करते हैं। जब मुझे पता है अगर मैं ऊपर अपने लिफाफा भिजवा रहा हूं अपने बॉस के पास, या मैं उसकी कहने के ऊपर गैर आईनी, गैर कानूनी इकदाम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि उसमें हिम्मत ही नहीं होगी मुझ पर गिरफ्त करने की। आपने करना यह है कि आपने इस ब्यूरोक्रेसी को, इस सिविल सर्विस के निजाम को इंडिया में हमसे कम चेंज की गई है और उनकी मशीनरी इससे कहीं बेहतर चल रही है। एफिशिएंसी ज्यादा आ गई है। एफिशिएंसी ज्यादा है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि डीप उनकी जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने पॉलिटिसाइज कर दिया है अपनी सिविल सर्विस को, पॉलिटिकल एंड्स के लिए इस्तेमाल किया है फौजी हुकूमतों ने भी और सियासी हुकूमतों ने भी। वहां पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कानून रहा, शुरू से आजाद अदलिया थी, वहां चेक्स एंड बैलेंसेस रहे। तो आपने तो सिविल सर्विस को ताकतवर करना है, कमजोर नहीं करना। आपने उनको सियासी असर और रसूख से बचाना है कि जो इंटरफेरेंस होती है, लेकिन फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी, तो असल अकाउंटेबिलिटी तो जब आएगी जब वो पब्लिक का, ये राइट टू सर्विस एक्ट है क्या? राइट टू सर्विस एक्ट खैबर पख्तूनख्वा में कहता है कि होगा चाहे जितना मर्जी ताकतवर ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट बैठा हुआ, अगर कानून में लिखा है 7 दिन के अंदर उसने फर्द बना के देनी है तो उसने फर्द बना के देनी है। ना उस आदमी को किसी की पर्ची की जरूरत है, ना एमएनए की सिफारिश की जरूरत है, और अगर नहीं होगा तो कानून की खिलाफ वर्जी है और वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपने ब्यूरोक्रेसी को अवाम की खिदमत पे लगाना है। हर साल इन सिविल सर्वेंट्स के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए अरबों रुपए रियासत खर्च करती है, जो कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस। बिल्कुल, जितने ज्यादा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस डेवलपमेंटल से ज्यादा होंगे, स्टेट उतनी ही ज्यादा 100%। अवाम के पास अपने पास घर नहीं है, लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स को 100 कनाल के घर लेके दिए हुए। अवाम की अपनी म्यार जिंदगी बिल्कुल बॉटम लाइन से भी नीचे चली गई है। खुद इसाफदार कह रहे हैं कि 60% लोग जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम अपना पेट काट के इन ब्यूरोक्रेट्स के खानदानों को और इनके स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। सो नेशनल रिफॉर्म्स में, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स, एक साल में पीटीआई की कारकर्दगी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। नेशनल सिस्टम की बात करें तो वो तो पीटीआई के बस के अंदर नहीं है, लेकिन जो डीपोलिटिसाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, पुलिस जो सबसे ज्यादा खतरनाक इदारा, जिसके ऊपर लोग जो है सबसे ज्यादा सियासतदान जिसको इस्तेमाल करते हैं, पुलिस स्टेट जिसकी वजह से पाकिस्तान बन चुका है, कहा गया था पुलिस गर्दी मशहूर हो चुकी है। उमर चीमा न्यूज में जो लिखते हैं वो आपको पता है कि पीटीआई के कोई बहुत बड़े मतदार नहीं है, वो कोई पीटीआई के फॉलोअर नहीं है, ठीक है ना, किसी को भी उन्होंने वोट दिया हो, मैं उनकी जर्नलिज्म को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट 11 मई के में वोट किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उमर चीमा जो है वो कोई पीटीआई के ब्लाइंड फॉलोअर तो नहीं है ना। अब उनको अच्छी चीज नजर आती है तो बोल देते, खराब नजर आती है तो वो बोल देते। उन्होंने सीरीज की थी न्यूज के अंदर, वो आप पढ़ लें।
केपी के पुलिस वो कह रहे हैं जी मॉडल पुलिस बनने के लिए जा रही है, और लुबे लुबाब उनके आर्टिकल का क्या था, क्योंकि सियासी इंटरफेरेंस खत्म हो गई है। आपको पता है जिस दिन नासिर दुरानी साहब जो आईजी हैं उनके साथ मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, उसके बाद मेरी फोन पे उनसे उसी दिन बात हो रही थी, और खान साहब मुझे कहते हैं असद जबरदस्त आईजी मिल गया। मैंने कहा क्या जी उसमें जबरदस्त बात किया है? कहता है पता है उसने मुझे और खट्टक को कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा, जबरदस्त आदमी है। ये कुछ सियासतदान है पाकिस्तान में जो ये सोच रखता है? उसको अगर कोई पाकिस्तान के सियासतदान को किसी चीफ मिनिस्टर को बोले ना कि मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करूंगा, 2 दिन में फारिग होना है। जो वहां पे ग्राउंड के ऊपर आपको असर इसका नजर आना शुरू हो गया है। एक ओवरऑल जो फॉर्मल सिविल सर्विस रिफॉर्म है वो होनी चाहिए, लेकिन वो जाहिर है वो वफाक के कंट्रोल में वो करेगी। मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक इन सिविल सर्वेंट्स को जो रिहाइश गाहें दी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं इनके रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की बात करूं, बाकी नखरे अलले तलले अलहदा इनके, अगर उनको आप लिक्विडाइज कर दें और इनको बड़े बड़े महल्लात से निकाल के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दे 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरह, सो मेरी जो अदना रिसर्च है उसके मुताबिक स्टेट को 4000 बिलियंस का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। आपको ये कैसे पता चला कि असद उमर इस बजट बनाने के सिलसिले में उनकी नजरें जो हैं लगी हुई हैं? मैंने फहरिस्त निकलवाई है। ये बजट के अंदर आए ना, 100 कनाल के घर हैं इनके। देखो फिर भाई जरा सा बुरा भी लगता है, मायूब लगता है अपनी जाती मिसाल देना, लेकिन इसको यार ये मॉरल अथॉरिटी चाहिए होती है। मैं 8.5 करोड़ साल की नौकरी छोड़ के आया हूं 15 लाख रुपए एनुअल इनकम के ऊपर, ठीक है ना? मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है, मैं ढूंढता हूं, मुझे अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो मैं चैलेंज करता हूं। हम आपके साथ हैं। अगर मुझे उनसे कोई मफाद लेना हो, मुझे और कुछ नहीं तो केपीके में किसी रेस्ट हाउस में ठहरना हो मुफ्त के अंदर, तो मेरे में हिम्मत होगी कुछ करने की। ये जिस वक्त आपके सियासी निजाम पर वो लोग आकर बैठेंगे जिनको मुफाद नहीं वहां से लेने, ये फिर तब्दीलियां आएंगी। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं कि ये सिविल सर्विसेज जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन असद उमर साहब नया पाकिस्तान बनाना है ना हमने, तो कम से कम परवेज खटक और इमरान खान और असद उमर इतना तो कर सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को कई एकड़ों के घर से बाहर निकालकर 10 मरले के घर में शिफ्ट कर दें। मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी डीसीओस, कमिश्नर्स, आरपीओस, डीपीओस हैं, ये जो 30-35 लोग हैं पूरे केपीके के अंदर, इनको कनालों के घर से बाहर निकालें और 5-5 मरले में शिफ्ट करें। मैं आपको जैसे मैंने बताया, मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आप इस वक्त बात करें, इस पर काम जारी है इस वक्त, और मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही होगी। मैं इसलिए देखो बात को बैलेंस, चलिए इसमें एक दफा मैं आपसे हाथ भी मिलाऊंगा इस टास्क पे, हम आपके साथ हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान को चलाना है रोजमर्रा की बुनियाद पे, वो यही सिविल सर्विस है। आपने इनकी इज्जत कम नहीं करनी, इनकी इज्जत बढ़ानी है। इनकी ट्रेनिंग, इनके इख्तियारात, इनके ऊपर जो सियासतदानों की गलत इनके ऊपर इंटरफेरेंस, उससे रोकना है, इनको इज्जतदार बनाना है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहना है कि ये उस मुल्क की सिविल सर्विस है, ये उस मुल्क का सियासतदान है जहां 19 करोड़ में से 12 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये वो मुल्क है जहां बिजली के निर्ख 78% एक साल में बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं खजाना खाली है। ना सियासतदान, ना फौज, ना कोर्ट के जस्टिसेस हमारे, और ना हमारे सिविल सर्वेंट्स इस हकीकत से अपनी आंखें चुरा सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने का यह तरीका नहीं है कि आप आज पुलिस को लेकर बैठ जाएं, 5 साल आप पुलिस पे काम करते रहें, फिर भी ठीक ना हो, फिर आप अगले 5 साल जो है वो आप टैक्स रिफॉर्म्स पे काम करते रहें, फिर भी टैक्स ठीक ना हो? आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि अब एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करके नेशनल रिफॉर्म्स लार्जर और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर एक फुल लेंथ और मैग्नीट्यूड के साथ लाया जाए? पूरा जमहूरी निजाम इस बात पे मबनी है कि आपकी एक सोच है, आप उस सोच को लेके अवाम के पास जाते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल ये हैं और इनका हल ये है। मैं एक अपनी सोच लेके निकलता हूं, मैं कहता हूं मेरे ख्याल में ये सबसे बड़े मसाइल हैं, ये इनका हल है, और उन मुख्तलिफ जो सोच और फिक्र है उनका टकराव होता है, उनका मुकाबला होता है। अवाम देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं हमारे लिए कौन सा बेहतर है। तो मुल्क के अंदर अगर जरा देसी टर्मिनोलॉजी यूज करूं, एक मुकमका हो जाए और सब लोग एक दूसरे को क्या है अगर वाली कौन हुआ होता है ना, तबाही हुई ना, अभी भी हो गया, तबाही की तो बात ही नहीं है। कल जो कोई तकल्लुफ ना करे, ऑपोजिशन की जो ओपनिंग स्पीच थी बजट के खिलाफ, वो अगर आप देखते तो मुकमका तो आपको लाइव वहां पे नजर आ रहा था। इसलिए ये नहीं हमने करना। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बहुत छोटे से ऐसे मकासद होंगे जिनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी होता है। पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बनना है, नेशनल कंसेंसस बना, और पाकिस्तान ने तमाम दुनिया की मुखालफत के बावजूद एक नेशनल एटॉमिक पावर बन के दिखाया। इसी तरीके से बहुत अरसे तक हमारा कश्मीर के ऊपर एक कंसेंसस रहा है। आजकल लगता है मियां साहब की बातों से मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद वो कंसेंसस से कहीं और मूव कर रहे हैं, लेकिन
बहुत अरसे कंसेंसस रहा, हुकूमतें बदलती रही, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी कश्मीर पे नहीं बदली। इस तरीके से एक छोटी फहरिस्त जरूर बनाई जा सकती है जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस हो, लेकिन उसके बाद एक मुस्लिम लीग नून का एक जहन है, वो यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर करने का तरीका यह है कि जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं उनको मराद दे के और अमीर तर कर दिया जाए, और उसके बाद वो जो उनके ग्लास से, जो जाम से वो छलके कतरे, तो वो नीचे जो है वो गरीब लोगों के हलक तर करें। तहरीक इंसाफ इसको नहीं मानती। तहरीक इंसाफ कहती है ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक दुनिया में रिजेक्ट की जा चुकी है, मुस्तरद की जा चुकी है। दुनिया में आज जो निजाम है, जो सारी दुनिया समझती है मईशत ठीक करने का निजाम है, वो ये है कि बराह रास्त अवाम के सतह के ऊपर आप उनको तालीम दें, उनको हुनर दें, उनको मेरिट की बुनियाद के ऊपर मौके फराहम करें। अब अगर हमारी सोच में इतना जमीन और आसमान का फर्क है, तो क्या हम बैठ के एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे मुकबका कर सकते? नहीं कर सकते। हमारे ख्याल में वो जो 200 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तानियों का पेट काट के लेके गए हुए हैं यहाँ पे, वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून समझती है कि नहीं ये करना चाहिए। हमारे ख्याल में वो जो 32 लाख टैक्स चोर हैं, उनसे पहले टैक्स लेना चाहिए, बजाय के 78% बिजली के निर्ख बढ़ा दिए जाए, गैस महंगी कर दी जाए, जीएसटी ज्यादा बढ़ा दीजिए। मुस्लिम लीग नून नहीं मानती। तो यहां पर ये जो मुकाबला है उनकी सोच का और हमारी सोच का, हमारे ख्याल में ये कौम के लिए बेहतर है। 6 साल पहले आपने एक शो में कंटेस्ट किया था, एंटर द पीएम। बिल्कुल, वो एक शो था जिसमें आपने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना था। आज जिस मैदान में आ चुके हैं, ये शो नहीं है, ये असल मैदान है जहां पे आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या असद उमर मौजूदा पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मौजूदा पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान है, पूरे मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है यार, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। नवाज शरीफ साहब को अच्छा नहीं लगेगी आपकी बात? क्या कहे, कुछ चीजें यानी आप इसका कुछ मतलब चीजें आप 4 हल्कों से हकीकत निकल गए हैं फिर बात। कोई बात 4 हल्कों से आगे जा चुकी है। फिर आपने तो इमरान खान साहब को पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तान का इस वक्त लीडर इमरान खान है, वजीर आजम इस कुर्सी पे इस वक्त नवाज शरीफ बैठे हुए, लीडर इस वक्त पाकिस्तान का इमरान खान है, और इंशाअल्लाह ताला अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। मैंने खान साहब को बोलता हूँ, खान साहब पिछले इलेक्शन से पहले आप प्रेडिक्शन किया करते थे, मैं नहीं करता था। मुझसे लोगों ने पूछा, एंकर से पूछा, जी इमरान खान साहब कह रहे हैं वो स्वीप करेंगे, आप क्यों नहीं कहते? मैंने कहा जी वो अवाम के ज्यादा करीब है, तो वो बेहतर पोजीशन में है ये नतीजा अखज करने के लिए। मैं नया नया सियासत में आया हूं, मैं इतनी मैंने ये कोई 4 महीने पहले की बात है, मैंने खान साहब को बताया, मैंने कहा खान साहब अब मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अगला वजीर आजम पाकिस्तान का इमरान खान। थैंक यू सर, थैंक यू सर।